दोस्तों, प्यार की सरहद के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राजवीर बहुत से सवालों से जूझता हुआ रात के समय वहां पर पहुंच गया। गार्ड ने उनसे पूछा तो उसने सब बात बताई। गार्ड ने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी, मिशी का कमरा बता भी दिया। राजवीर उस ओर बढ़ चला। दूसरी ओर अमृता इस समय वहां पर किचन में मिशी के लिए कुछ हल्का खाना तैयार कर रही थी। करुणा जी ने उसे मना भी किया कि खाना स्टाफ बना देंगे, पर वो नहीं मानी। करुणा जी जो मिशी के पास चली गई, दूसरी तरफ कुशल भी अमृता के पास ही रुका हुआ था। दवाइयों के असर से मिशी को नींद आ गई थी। करुणा जी वहीं बैठी थी और कमरे में दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उठकर वहां आई। आप मिशी के फादर है ना? करुणा जी ने पूछा। जी, राजवीर ने छोटा सा जवाब दिया। करुणा जी उसे अंदर आने को कहा। राजवीर जाकर मिशी के पास बैठ गया और उसके सर पर हाथ फेरा। करुणा जी, डॉक्टर ने दवाई दे दी है, बुखार अब तक उतर चुका है। आप मिल लीजिए, यदि लेकर जाना चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं। और क्या है ना कि बच्चे घर के माहौल में जल्दी ठीक हो जाते हैं। पर यह सब हुआ कैसे? कुछ उल्टा सीधा खा लिया क्या इसने? राजवीर ने पूछा। जी नहीं, वो दरअसल हमारे एक टीचर की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। देखिए, उसकी तरफ से मैं सॉरी मांगती हूँ और वादा करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, करुणा जी ने कहा। राजवीर ने एक नजर उन्हें देखा और बोला, इट्स ओके, क्या मैं इसे लेकर जा सकता हूँ? जी बिल्कुल, पर अभी रात ज्यादा हो गई है, ठंड भी बहुत बढ़ चुकी है, तो मेरे विचार से आप सुबह इसे अगर लेकर जाना बेहतर होगा। हम्म ठीक है, तब तक मैं यहाँ पास के कोई होटल में तो वहां पर रुक जाता हूँ, आप बता दीजिए, राजवीर ने कहा। सॉरी सर, यहाँ पास में तो नहीं है। हाँ, लेकिन आप चाहें तो यहीं रुकने का इंतजाम करवा देती हूँ। वैसे यह हमारे रूल में नहीं, पर इस वक्त और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, ओके, फिर आप यहीं बैठिए, तब तक मैं व्यवस्था करवाती हूँ। इतना बोलकर करुणा जी जाने लगी। एक्सक्यूज मी। यस, यहाँ से फोन आपने ही किया था क्या? जी मैंने ही किया था। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, आप जाइए और इसकी दवाइयों के बारे में बता दीजिए, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा, राजवीर ने कहा। जी, इस बारे में तो आपको हमारी मैडम ही बता सकती है, और आज रात के लिए इन्हें यहीं रहने दीजिए। हमारे केयर टेकर के साथ ये ज्यादा घुली मिली रहती है और वो इसका ख्याल भी अच्छे से रखती है, करुणा जी ने कहा। जी, कौन है वो और कहाँ है? वो इसके लिए खाना बना रही है, आती ही होंगी, आप खुद ही मिल ले लीजिएगा। इतना बोलकर करुणा जी चली गई। राजवीर ने मिशी के सर पर हाथ फेरा और उसे देखकर कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता, पर पता नहीं क्यों नाराजगी तुम पर उतार देता हूँ। जानता हूं तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर तुम मुझे अपनी माँ की याद दिलाती रहती हो। ना चाहते हुए भी तुम पर गुस्सा उतार देता हूँ। दूर ही कर दिया मैंने तुम्हें खुद से, खुद के भी कहाँ पास हूं मैं। कहते हुए उसने मेसी के माथे को चूम लिया। उसकी आंखों से एक बूंद छलक भर मेसी के गालों पर जा गिरी, जिसे राजवीर ने तुरंत साफ कर दिया। वो उसी के पास बैठा हुआ था, तभी अमृता खाना लेकर कमरे में आई। कुशल भी उसके साथ था। दोनों कमरे की तरफ आ ही रहे थे कि पियन ने अमृता से कहा, मैम, करुणा जी आपको बुला रही है। अमृता, करुणा जी, पर वो तो मिशी के पास है ना? नहीं, उसके फादर आ गए हैं, करुणा मैम ऑफिस में बुला रही है आपको। ओह, ओके, तुम ये खाना अंदर लेकर जाकर रखो, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। कुशल, आप जाकर मिशी के पास बैठो। कुशल हाँ में गर्दन हिलाकर कमरे में चला गया और अमृता करुणा जी के पास। कुशल कमरे में पहुंचा तो वहां पर राजवीर को देखकर हैरानी से उसे देखने लगा। राजवीर ने भी उसे देखा और पूछा, आप कौन हो और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये हमारी केयर टेकर मैम का बेटा है, पियोन ने कहा और खाना टेबल पर रखा वहां से चला गया। वहीं कुशल बिना कुछ बोले मिशी के दूसरी तरफ उसके पास आकर बैठ गया। एकदम राजवीर को देखने लगा। राजवीर को बहुत हैरानी हो रही थी और बहुत अजीब लग रहा था कि उसने कुछ कहा नहीं और मिशी को उठाने लगा। मिशी, उठकर खाना खा लो बेटा। आप इसे क्यों उठा रहे हैं? खाना खिलाने के लिए। क्यों, आप क्यों खिलाएंगे? मेरी मम्मा आ रही हैं, वो खिलाएंगी। राजवीर को थोड़ा सा अजीब लगा, पर पच्चा यही सोच उसने खाना एक और रख दिया। कुशल अभी भी उसे ही देख रहा था। राजवीर, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? कुशल ने ना में गर्दन हिला दिया। फिर मुझे ऐसे एकटक क्यों देख रहे हो? मुझे लगता है मैंने आपको पहले देखा है, कुशल ने कहा। देखा होगा, मैं मिशी का पापा हूं और कुछ समय पहले भी यहाँ आया था। कुशल, हाँ, तभी मुझे लगा कि मैंने आपको देखा है, पर याद नहीं आ रहा। अपने गाल पर उंगली दबाकर बोला।
उसकी मासूमियत देखकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपका नाम क्या है? कुशल। और आपका? राजवीर। इधर अमृता करुणा जी से मिलकर वापस आई और कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाजे के पास पहुंचते ही एक आवाज ने उसके कदम वहीं ठिठक गई। राजवीर ने की आवाज उसके धड़कनें बढ़ा रही थी। उसके जहन में कई सवाल कौंध गए। उसने हल्के से ओट में झांक कर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो वहीं दरवाजे के दीवार से टिक कर खड़ी हो गई और अपने सीने पर हाथ रखकर, राजवीर, वो यहाँ कैसे है? मैंने उस दिन भी देखा था, पर वो यहाँ क्यों आए? फिर एकदम से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मिशी। राजवीर मिशी के पिता है, मतलब कि मिशी राजवीर की बेटी है। तभी एक अनजाना सा अपनापन लगता था मुझे। अमृता के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। वो इन्हीं सोच में थी कि अचानक से उसके चेहरे का रंग बदल गया और अपने सर पर हाथ रखकर, हे भगवान, टेबल पर मेरी और कुशल की तस्वीर है। अगर राजवीर ने देख ली तो हे भगवान मदद करना। तभी पीएन वहां आया और बोला, मैम आप। वो आगे बोल पाता उससे पहले ही अमृता का इशारा पाकर वो चुप हो गया। अमृता ने उसे एक और बुलाकर बात पूछी और समझाकर उसे अंदर जाने को कहा। वो कुछ सोचते हुए अंदर गया और बोला, साहब आपके रुकने की व्यवस्था हो गई है, चलिए मेरे साथ। लेकिन मिसी अकेले? मैम आ रही है, आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं। राजवीर कुछ नहीं बोला और असमंजस में उठकर बाहर आ गया और पियून के पीछे जाने लगा कि एकदम से उसके कदम रुक गए। अमृता तुरंत ही उसके पास से गुजरकर कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। राजवीर ने मुड़कर देखा, उसे बहुत अजीब लगा। क्या हुआ साहब, चलिए ना। पियून की बातें सुनकर राजवीर उसके पीछे चला गया। दरवाजा बंद कर अमृता उसी से टकई लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुशल उसे देखकर कहता है, मम्मा क्या हुआ आपको? अमृता ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं बेटा। उसकी टेबल पर नजर दौड़ाई और उल्टी तस्वीर पड़ी हुई थी। शायद दवाई रखते हुए गिर गई हो और अमृता ने एक गहरी सांस ली। मम्मा, मिशी के पापा आए थे, आप नहीं मिली उनसे? नहीं, कल मिल लूंगी बेटा। मम्मा, मुझे क्या लगता है कि मैंने उन्हें पहले देखा है। आपको भी लगता है क्या? कुशल ने पूछा तो अमृता ने हैरानी की उसकी ओर देखा। बताइए ना मम्मा। नहीं, पिछली बार जब आए थे तो हो सकता है आपने देखा हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो, अमृता ने कहा और खाना लेकर मिसी के पास आकर उसे उठाने लगी। मम्मा, क्या मेरे पापा भी ऐसे होंगे? अमृता के हाथ मिसी के कंधे पर जाकर एकदम से रुक गए। उसने कुशल की ओर देखा और बोली, आपने कहा था ना कि आप ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे मुझसे। सॉरी मम्मा। अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया और मिशी को उठाकर खाना खिलाया, फिर कुशल को भी और दोनों को सुला दिया और खुद बैठकर सोचने लगी। उसने मिशी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, पता नहीं क्यों, पर हर पल आपसे एक अपनापन सा लगता था, पर आज समझ आ गया कि अपनापन क्यों लगता है मुझे। पता नहीं क्या चाहती है मेरी किस्मत, कि इतने सालों बाद उन्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया तुम्हें। पर जो भी कुछ भी हो, मुझे उनके सामने नहीं आना है, यही अच्छा होगा। पर कब तक? मिशी यहाँ है तो उनका आना जाना तो होगा ही। हे भगवान, अब और नहीं सह सकती। उन्हें मुझसे दूर रखना भगवान। क्या अमृता राजवीर को अपने से दूर रखने में कामयाब हो पाएगी या फिर वो उनसे सुबह मिल ही लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, आज आपके लिए एक सवाल है। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग कहां कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। आप लोग अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखकर हमें भेजें। हमें पता लगेगा कि आप लोग कहां कहां से हमारी वीडियो देखते हैं। दोस्तों, प्यार के सरहदें के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अमृता बैठी बैठी यही सोच रही थी कि हे भगवान, अब और नहीं सह सकती। उन्हें मुझसे दूर रखना भगवान। दूसरी तरफ राजवीर कमरे में बैठा चारों ओर देख रहा था। कमरे की खिड़की खुली थी, जहां से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वो उठकर खिड़की बंद करने गया। देखा तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिसके कारण मिट्टी में सौंधी सौंधी खुशबू हवाओं में फैल गई। राजवीर आंखें बंद करके उस खुशबू को महसूस करने लगा और उसके जहन में कुछ बातें घूम गई। संगमरमर के फर्श पर भी जो कालीन बिछाकर चलते हैं, वो मिट्टी के स्पर्श की कीमत क्या जाने। तुम सांस भी हवा छान कर लेते हो, घर को एयर फ्रेशनर से महकाते हो, और हमें तो पहली बारिश के बाद उठती मिट्टी की सौंधी महक की जन्नत लगती है। तुम इटालियन कप में कॉफी पीने वाले, और हमें तो चाय भी कुल्हड़ में मिलती है। एक और बात, मिट्टी से इतनी नफरत न करें हुजूर, क्योंकि आसमानों में उड़ने वालों को भी शख्सियत को भी एक न एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह आसमान की तरफ देखकर कहता है,
साइलेंट किलर। वैसे तो कुछ बोलती नहीं थी, पर जब बोलती थी सबकी बोलती बंद कर देती थी। पता नहीं क्यों आज ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है, जैसे कि तुम मेरे आसपास ही हो गई। इन हवाओं में तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हो जैसे, या शायद ये बारिश की मेहरबानी हो। वो खिड़की के बाहर हाथ निकालकर बारिश की बूंदों को अपनी हथेलियों पर महसूस करता हुआ बोल पड़ा। ये कमबख्त बारिश भी न जाने कहां से आ जाती है, जिसे भुला भी नहीं कभी ये कि उसकी याद दिला जाती है। काश कि वो बीते लम्हे फिर से मिले एक बार, जहां एक ऐसी ही हो बरसात और तू मेरे साथ हो। इधर अमृता की आंखों से नींद उठ चुकी थी। वो दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आती है। बाहर बारिश पड़ रही है, तो ठंड भी, मगर फिर भी एक खुशनुमा सा एहसास उसे छूकर गुजरा। वो अपनी शॉल लपेटे बरामदे में खड़ी थी। हल्की बारिश की फुहार जब उसके चेहरे को छूकर गुजरी, तो उसकी एकदम अनायास आगे कदम बढ़ गई। वो अपनी आंखें बंद कर और बाहें खोलकर उसे महसूस करने लगी। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। तुम्हें बारिश पसंद है ना? राजवीर ने अमृता की तरफ देखते हुए कहा, जो बारिश की बूंदों के साथ हाथों की अटखेलियां कर रही थी। बहुत। अमृता ने अपने मन में मुस्कुरा कर कहा। और वो क्यों? क्योंकि मुझे अपनी सी लगती है, जैसे आसमान से इसके लिए जगह नहीं और ये मिट्टी इसे अपना लेती है, वैसे ही किस्मत है मेरी। तुम्हारी ये बातें हमेशा मेरे दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। यार इतनी उलझी हुई क्यों हो तुम? अमृता ने राजवीर की तरफ देखा और कहा, क्योंकि आज से पहले कोई सुलझाने वाला मिला नहीं। तो अब मिल गया क्या? राजवीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए शरारत से कहा। शायद। सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें सुलझाने बैठूं और तुम मुझ में उलझ जाओ। राजवीर ने उसके करीब होते हुए कहा। अमृता ने मुस्कुराकर अपना चेहरा दूसरी ओर करके कहा, आपको बारिश पसंद है? पहले बारिश पसंद नहीं थी, पर अब पसंद आने लगी है। अच्छा, और ये कब हुआ? राजवीर ने अमृता की तरफ देखा, जिस पर बारिश की बूंदें छलक रही थी। हालांकि वो लोग दुकान की ओट में खड़े थे, पर बारिश की फुहार उन तक पहुंच रही थी। राजवीर बड़े ध्यान से उसके चेहरे को देखते हुए बोला, जब से एक नजर खामोशी से दिल में उतरने लगी तब से, जब से एक चेहरा आंखों में रहने लगा तब से, जब से कुल्हड़ की चाय दिल लुभाने लगी तब से, इन शॉर्ट जब से इश्क होने लगा तब से। और कुछ जानना है? अमृता के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई और जिसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। पीछे दुकान पर गाना बज रहा था। महफिल में कैसे कह दें किसी से, दिल बंध रहा है किसी अजनबी से। अमृता ने राजवीर की तरफ देखा और उसका हाथ थाम कर कहा, चलिए भीगते हैं, इन बूंदों से भी इश्क हो जाएगा आपको। राजवीर उसके साथ आ गया। दोनों बारिश में भीगने लगे। अमृता के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी, जो राजवीर के दिल में हलचल मचा रही थी। राजवीर ने उसका हाथ थाम अपने करीब खींच लिया और गुनगुनाने लगा, जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमा हमारे पलके न मूंदे। अमृता ने पलके झुका ली और दूर हट गई। राजवीर ने उसे पीछे से अपने बाहों में भर लिया और गाने लगा, देखे कैसे सपने नैन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। राजवीर के सांसों का स्पर्श अमृता को बेकाबू कर रही थी। राजवीर ने अपना चेहरा उसकी ओर घुमा लिया और अमृता ने अपनी गर्दन झुका ली। राजवीर ने मुस्कुराकर उसके गाल को अपनी उंगलियों से छुआ। अमृता तुरंत उसके छीने में छुप गई। उसके ऐसे गले लगने से राजवीर के दिल वे तार झंझना उठे और उसने कसकर अपनी बाहों में उसे समेट लिया। राजवीर अपने ख्यालों में गुम था और अमृता अपने ख्यालों में। तभी एकदम से बिजली कड़की और अमृता ने अपनी आंखें खोल दी। अमृता की नजर दूसरी मंजिल पर कमरे की खिड़की पर खड़े राजवीर पर पड़ गई। वहीं राजवीर की भी नजरें टकराई और उसकी आंखें हैरत में फैल गई। कुछ पल को तो जैसे दोनों वहीं फ्रिज हो गए और अगले ही पल अमृता अंदर की तरफ भाग गई। यह देखकर राजवीर भी अपने कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों की ओर लपका और तुरंत नीचे पहुंचा, मगर तब तक अमृता अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर चुकी थी। राजवीर ने सब और देखा तो वो कहीं नजर नहीं आई। उसे इतना तो समझ आ गया था कि इस बार ये उसका वहम नहीं है और वो इन्हीं में से किसी कमरों में गई है, पर किस में वो ये तय नहीं कर पा रहा था। उसने सुबह का इंतजार करना ही सही समझा। दूसरी तरफ अमृता अपनी घबराहट शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने जाकर अपने कपड़े बदले और कुशल के साथ जाकर लेट गई। अगली सुबह राजवीर जल्दी ही नीचे आ गया और सब और देखने लगा।
वहीं अमृता भी सुबह जल्दी उठकर रू के घर के लिए निकलने लगी। उसने करुणा जी के पास जाकर मिशी का ख्याल रखने का बोलकर कुछ जाने लगी, ये कहकर कि उसे कुछ काम है। करुणा जी ने हामी भर दी। कुशल सो रहा था, इसलिए अमृता उसे वहीं छोड़ दिया। वो करुणा जी के कमरे से निकलकर बाहर आई, तभी उसकी नजर राजवीर पर पड़ी, जो दूसरी तरफ और से उसे देख रहा था। अमृता की सांसें सूख चली थी, क्योंकि जहां वो खड़ी थी वहां से अगर पीछे भागी तब भी राजवीर को शक हो जाएगा, और आगे बढ़ी तब भी। राजवीर बस उसके कदम 10 दूर खड़ा था। अमृता ने कुछ सोचकर अपना दुपट्टा अपने चेहरे से ओढ़ा और आगे बढ़ गई। राजवीर के सामने से गुजर गई, पर राजवीर ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर अमृता की जान में जान आई और वो आगे बढ़ गई और मेन गेट की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ पर पकड़ महसूस हुई, उसका दिल धक से उठा और कदम ठिठक गए, और वैसे ही खड़ी रही। किससे भाग रही हो, मुझसे या खुद से? राजवीर की आवाज सुनकर अमृता का हलक सूख गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। राजवीर ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अमृता ने खुद को मजबूत कर वहां से साइड होकर जाने लगी। 7 साल, इन 7 सालों में मैं इतना भी तो नहीं बदला कि तुम पहचान ना सको, फिर जानबूझकर नहीं पहचाना चाह रही हो? राजवीर ने कहा तो एक पल को अमृता के कदम ठिठके, पर वो तेजी से बाहर निकल गई। राजवीर को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और वो उसके पीछे गया और उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भागने का बहुत शौक है ना तुम्हें अमृता, लेकिन इस बार नहीं। बहुत ढूंढा तुम्हें, अब जब मिली हो तो फिर से भागना है तुम्हें, पर अब नहीं। देखिए, जाने दीजिए मुझे, अगर किसी ने देख लिया। अमृता ने कहा, जाने दूंगा, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें रोकने का। अमृता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हाँ अमृता, मुझे बस मेरे सवालों के जवाब चाहिए तुमसे। कैसे सवाल? मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं, अमृता ने नजरें चुराते हुए कहा। क्या राजवीर यहाँ गुस्से में अपने सवालों के जवाब ले पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 13वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राजवीर के इस तरह अचानक से सामने आ जाने से अमृता सकपका गई थी। वो किसी भी तरह उसे पीछा छुड़ाना चाह रही थी, इसलिए नजर चुराते हुए उसके सवालों से बचने की कोशिश कर रही थी। मगर उसकी इस हरकत से राजवीर का गुस्सा बढ़ रहा था। उसने अमृता का चेहरा अपनी ओर घुमाकर कहा, जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। पिछले 7 सालों में ये सवाल मेरे मन को कचोट रहा है कि आखिर क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, आप जाने दीजिए मुझे। किसी ने देख लिया तो खामखा बात का पतंगा बन जाएगा। अमृता ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। राजवीर ने उसके कंधे को जकड़ते हुए कहा, इस तरह बहाने बनाकर बच नहीं सकती तुम। और सुनो, मुझे कोई शौक नहीं है आवारा लड़कों की तरह तुम्हारा रास्ता रोकूं। मुझे बस इतना बता दो, जब सच पता था तुम्हें फिर भी तुमने झूठ बोला, क्यों? राजवीर की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अमृता ने नजर चुराते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, वही कहा जो सच था। प्लीज, आई रिक्वेस्ट, जाने दीजिए मुझे। झूठ, फिर झूठ। सच क्या है जानता हूं मैं। अगर जानते हैं तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। वह वजह जानना चाहता हूं जिसके लिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। सबके सामने मुझे चरित्रहीन साबित कर दिया, रातों रात छोड़कर चली गई, मुझे एक मौका तक नहीं दिया। राजवीर ने कहा। मृदुला यहां पर कोई जवाब नहीं देती है। चुप क्यों हो गई? जवाब दो, राजवीर ने फिर पूछा। कुछ सवालों के जवाब जिंदगियां बदलने की ताकत रखते हैं, इसलिए उनका सवाल बने रहना ही उचित होता है। अमृता ने फिर से नजर फेरते हुए जवाब दिया। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जिंदगी बदल गई, मगर तुम आज भी वैसी की वैसी हो, एक उलझी पहेली सी, जिसे न आप तब सुलझा पाए थे और न ही अब सुलझा सकते हैं। तो बेहतर है अपने काम से काम रखें। मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं, और है भी तो मैं देना नहीं चाहती। अमृता ने कहा। अच्छा, तो फिर एक बार मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुमने उस रोज सच बोला था, क्योंकि बेशक बहुत वक्त गुजर गया हो, पर मैं आज भी तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूं। राजवीर ने उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा। अमृता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर यह सच होता तो इस सवाल का जवाब की जरूरत न पड़ती, और न ही आज। जाने दीजिए मुझे। पहले भी आपकी वजह से मुझे केवल रुसवाइयां मिली हैं, कम से कम यहां रुसवा न कीजिए मुझे।
क्योंकि तब मुझे छिपने का ठिकाना मिल गया था, पर अब ऐसा हुआ तो मौत के अलावा कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा मुझे। अमृता की आंखों में नमी तैर गई, जिसे देखकर राजवीर की पकड़ ढीली कर ली। अमृता उसे दूर होकर तेजी से वहां से निकल गई। राजवीर ने उसे जाते हुए देखकर गुस्से में अपना पैर पटकार वापस अंदर आ गया। वो मिसी के पास गया। मिसी अभी सो रही थी और कुशल भी। करुणा जी उनके पास बैठी थी। उन्होंने राजवीर को देखा तो बोली, मिसी की तबीयत पहले से काफी अच्छी लग रही है। क्या आप भी लेकर जाना चाहते हैं आप इसे? जी, और हमेशा के लिए। आप इसे उठा दीजिए और फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। करुणा जी उसे हैरानी से देखकर उसे राजवीर में थोड़ी देर आने के लिए बोला और वहां से चला गया। करुणा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अमृता को फोन पर सब बताया, जिसे सुनकर अमृता को धक्का सा लगा। फिर उसने करुणा जी से कहा, बच्ची उनकी है तो वो जैसा चाहते हैं आप वैसा ही कीजिए। करुणा जी ने हामी भरकर फोन कट कर दिया और स्टाफ को बुलाकर कुछ काम समझाया। फिर मिशी को उठाने लगी। कुशल भी उठ गया। करुणा जी मिशी को तैयार करवाया। तब तक राजवीर भी वहां आ गया था और मिशी से मिल लिया। मिशी उसे देखकर हैरानी में बोली, आप यहाँ कब आई? रात को ही आया था। चलो घर चलना है। घर पर क्यों? क्योंकि अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, राजवीर ने कहा तो मिशी ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैं यहीं रहूंगी टीचर जी के पास, आपके साथ नहीं जाना मुझे। मिशी जिद मत करो, जल्दी तैयार हो जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहां कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब गुस्सा करते हैं। टीचर जी कहाँ हैं? मुझे उनके साथ रहना है, मिशी चिल्लाते हुए बोली। राजवीर ने उसे देखा और फिर करुणा जी से बोल पड़ा, कौन है वो टीचर? बुलाइए उन्हें। कुशल मिशी के पास आकर कहता है, तुम रिलैक्स करो, मैं मम्मा को बुला कर लाता हूँ। कुशल, तुमने शिकायत लगाई? कुशल, आई एम सॉरी पर मुझे नहीं जाना। मुझे यहाँ अच्छा लगता है, तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी हैं, मुझे भी उनके साथ रहने दो। मिशी ने रोते हुए कहा, ओके पर तुम रो मत, तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी, फिर मम्मा को अच्छा नहीं लगेगा। मैं मम्मा को बुला कर लाता हूँ, तुम चुप हो जाओ। कुशल ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। करुणा जी ये सब देखकर अमृता को फोन लगा देती है। उसे सब कुछ बताती है। अमृता को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक तरफ मिशी का सुनकर उसका दिल बैठ रहा था तो दूसरी तरफ फिर से राजवीर का सामना नहीं करना चाहती थी। वो यही सब सोच रही थी कि दूसरी तरफ से कुशल की आवाज आई, मम्मा आप कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ, मिशी बहुत रो रही है, उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। कुशल की आवाज भर्राई सी लगी। अमृता खुद को रोक नहीं पाती है और बोली, कुशल डोंट क्राई बेटा, आ रही हूं। अमृता ने फोन रख दिया और तुरंत निकल गई। वो जैसे ही वहां पहुंची, मिशी दौड़कर उसे लिपट गई और बोली, मैम मैम मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। अमृता की भी आंखें नम हो गई। उसने मिशी को खुद से अलग किया और उसके पास बैठकर उसके साफ आंसू साफ करते हुए बोली, पहले तो आप शांत हो जाओ, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है और ऐसे बीमार हो जाएंगे आप। मैम मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है, आपके जैसा कोई मुझे प्यार भी नहीं करता, आप इनको मना करो, वो कहो कि मुझे नहीं जाना इनके साथ। मिशी फिर से रो पड़ी। अमृता ने उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ रब करते हुए कहा, रिलैक्स, मैं बात करती हूँ, आप शांत हो जाओ पहले। आपको नहीं जाना तो कोई आपको लेकर नहीं जाएगा, मैं बात करती हूँ। उसने एक नजर राजवीर की तरफ देखा जो गुस्से में घूर रहा था। राजवीर उसके पास आकर बोला, आप बाहर आइए, आपसे अकेले में बात करनी है। इतना बोलकर राजवीर जाने लगा तभी अमृता बोली, करुणा जी इन्हें ऑफिस से रूम में बिठाइए, मैं वहीं आती हूँ। करुणा जी इतना कहकर चली गई और राजवीर को ऑफिस में बैठने के लिए कहा। वो वहां बैठकर मन में गुस्सा लिए अमृता का इंतजार करने लगा। इधर अमृता ने मिशी को शांत किया और उसे कुशल के पास बिठाकर बाहर आ गई। वो राजवीर के सामने जाना नहीं चाह रही थी, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। वो ऑफिस रूम में आई तो करुणा जी वहीं थी। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और अमृता ने अपनी नजर फेर कर करुणा जी से कहा, करुणा जी आप जरा मिशी के पास जाकर बैठिए। करुणा जी मुस्कुराकर चली गई। उनके जाने के बाद अमृता ने शिवेन की तरफ देखा और बोली, देखिए। वो आगे बोल पाती उससे पहले ही राजवीर ने उसके कंधे को पकड़कर दीवार से लगा लिया और घूरते हुए बोला, क्या क्या चाहती हो तुम? अमृता उसकी इस हरकत का सख्ते में आ गई। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। राजवीर की आंखें गुस्से से उबल रही थी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अपने जादू का इस्तेमाल करके मेरी बेटी को अपनी तरफ कर लिया, वैसे ही जैसे कभी अपने इस प्यार और मासूमियत से मुझे कर लिया था। नहीं, बेवकूफ बनाया था। क्यों क्यों कर रही हो ऐसा? देखिए आप प्लीज दूर होकर बात कीजिए। उसकी बात सुनकर राजवीर उसके और करीब आते हुए बोला, क्यों
बोल तो ऐसे रही हो जैसे मुझसे कभी वास्ता ही नहीं रहा हो तुम्हारा। पहले की बात कुछ और थी, अब कुछ और है। आपकी अपनी एक जिंदगी है और मेरी अपनी एक जिंदगी। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्यों बेटी बातों को कुरेदने पर लगे हैं? अवनीता ने उसे दूर करने की कोशिश की। कौन सी जिंदगी जान? और जिंदगी तो जो बिना किसी मकसद के जिए जा रहा हूं। राजवीर ने उसकी आंखों में बारी बारी देखकर दांत पीसते हुए कहा, आप भूल रहे हैं कि आप शादीशुदा हैं। आपकी एक बेटी है। आपको ऐसी हरकत शोभा नहीं देती। अगर आपकी पत्नी को पता चला तो? राजवीर उसे दूर झटकते हुए बोला, कौन सी पत्नी? कोई पत्नी नहीं है मेरी। अमृता ने हैरानी से उसकी ओर देखकर कहा, पत्नी नहीं है तो मिशी और अनुभा छोड़कर चली गई। राजवीर ने उसकी ओर देखकर चिल्लाकर कहा, छोड़कर चली गई? पर क्यों? राजवीर ने उसकी तरफ देखा और उसके करीब आकर उसके बालों में उंगलियां फंसाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि वफा नहीं कर पाया उससे, खुश नहीं रख पाया उसे। वो दिल में रहना चाहती थी पर मैं नहीं रख पाया। कैसे रख लेता, क्योंकि इस दिल में हमेशा से तुम। कहते कहते राजवीर के शब्द अधूरे रख गए और आंखों में नमी तैर गई। अमृता की भी आंखें नम हो गई। राजवीर ने अपना चेहरा फेर लिया और अमृता की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजवीर उसकी ओर पलटा और बोला, तुमसे मोहब्बत करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने अमृता। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मुझे तुमसे मोहब्बत हुई। क्या मिला मुझे? कुछ नहीं, सिर्फ खोया है मैंने। पहले अपना प्यार, फिर पत्नी, अब मेरी बेटी भी तुमने मुझसे छीन ली। राजवीर की आंखें भीग चुकी थी। राजवीर, अमृता ने कहना चाहा पर राजवीर ने अपनी नजरें फेर ली और बोला, सुना है इश्क में आशिकों को बहुत से नाम मिला करते हैं, पर शायद ही किसी को इश्क में हमारी तरह नाम मिला होगा। एक नालायक बेटा, नाकाम प्रेमी, बेवफा पति और गैर जिम्मेदार पिता। हमने इश्क में मुकाम पाया है। अमृता की आंखों में नमी तैर गई और उसका गला भर आया। उसने राजवीर की तरफ अपने हाथ बढ़ाए और उसे वापस खींचकर अपना चेहरा पकड़कर खड़ी हो गई। राजवीर ने मुड़कर एक नजर देखा और उसे तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अमृता जमीन पर धम से बैठ गई और उसने मुंह पर हाथ रखकर फफक कर रोड पड़ी। प्यार तुमको भी है, प्यार हमको भी है, फिर ये कैसे सिलसिले हो गए? बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, फिर ये कैसे गिले हो गए? चलते चलते कैसे ये फासले हो गए? राजवीर मिशी से मिलने आया। मिशी ने उसे देखते ही कह दिया, मैं नहीं जाऊंगी। राजवीर ने कुछ नहीं कहा और जाकर उसे गले लगा लिया। मिशी एकदम से चौंक गई। वो कुछ कह पाती या कह पाती और उससे पहले ही राजवीर उससे अलग होकर बाहर निकल गया। वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर रुका, फिर अपनी आंखों में आई नमी को साफ कर कर अपने बालों में उंगली फंसाए उसकी ओर देखकर एक गहरी सांस ली और गाड़ी का दरवाजा खोला। पर जैसे उसमें बैठने लगा तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने चौंक कर कुशल को देखा और जो उसका हाथ पकड़ के खड़ा था। राजवीर ने हैरानी में उसकी तरफ देखा तो कुशल ने मासूमियत से उसे कहा, क्या आप मेरे पापा हो? राजवीर एकदम से चौंक गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। कुशल ने आगे कहा, मैंने कहा था ना, मैंने आपको पहले देखा है, मैंने आपको यहां देखा है। पीठ के पीछे से अपना दूसरा हाथ निकालकर उसमें पकड़ी तस्वीर राजवीर के आगे करते हुए कहा। राजवीर तस्वीर देखते हुए चौंकते हुए बोला, ये मेरी तस्वीर तुम्हारे पास कैसे? मम्मा के बैग से लाया हूं, कुशल ने कहा तो राजवीर चौंकते हुए बोला, अमृता? हाँ, वो मेरी मम्मा है। वो अक्सर आपकी तस्वीर देखकर रोती रहती है, पर मुझे कभी भी आपके बारे में नहीं बताती। मैंने कई बार पूछा कि मेरे पापा कौन हैं, पर हर बार दुखी हो जाती है और कहती को मुझे मेरे पापा के बारे में बता देगी और मुझे हमेशा के लिए उनके पास भेज देगी। मैं अपनी मम्मा के बिना नहीं रह सकता। आप दोनों की फाइट हुई थी ना, तभी आप दोनों को इतना गुस्सा है और साथ नहीं रहते। अभी आप दोनों ने फाइट की ना, देखा मैंने, और मम्मा फिर रो रही है। वो बहुत रोती हैं, इसलिए मैं उनको अकेले नहीं छोड़ सकता, वरना वो और रोएंगी। कुशल बोले जा रहा था। राजवीर के जहन में बहुत से सवाल जवाब चल रहे थे और उसने अपने मन में कहा, मतलब ये मेरा बेटा है, मेरा और अमृता का? ये सोचते हुए उसकी आंखों में एक चमक और होठों पर मुस्कान तैर गई। वो कुशल के पास अपने घुटनों पर बैठ गया और उसके चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे निहारने लगा। कुशल ने उसे देखकर कहा, आप बताओ ना, आप मेरे पापा ही हो ना? शिवेन ने उसे कुछ कहा नहीं और उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में एक बूंद बाहर छलक आई और कुशल को भी एक सुकून भरा महसूस हुआ। उसने राजवीर को कसकर हक करते हुए बोला,
आप ही मेरे पापा हो ना? राजवीर ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को निहारते हुए पूछा, आपकी मम्मा ने कभी बताया नहीं क्या? नहीं, कभी नहीं। वहां नानू नानी के घर भी ये सब कितना रोंग रोंग बोलते थे मम्मा को। बहुत गुस्सा भी करते, मम्मा बहुत हार्ड होती और रोती भी। मैंने कितनी बार कहा कि हम पापा के पास चलते हैं, पर मम्मा कभी कुछ नहीं बताती। फिर नानी गौर जी के पास चली गई तो हम यहाँ आ गए। पापा, आप मम्मा से फाइट ओवर कर दो ना। वो गुस्सा करती हैं पर बहुत अच्छी हैं। पापा, आप हमें छोड़कर मत जाओ प्लीज। मम्मा को सॉरी बोलकर फाइट खत्म कर दो, फिर हम साथ में रहेंगे। मुझे आप दोनों के साथ रहना है। कुशल की बातें ध्यान से सुनते हुए शिवन ने उसे फिर से गला लगा लिया और मन में बोला, काश कि ऐसा हो पाता। एक सॉरी से सब सुलझ जाता। फिर एकदम से उसके चेहरे के भाव बदल गए। अमृता, तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, मेरे बेटे को दूर रखा मुझसे, तुम यह कैसे कर सकती हो? वो मन ही मन अमृता पर नाराज हुआ। फिर कुशल को गोद में उठाकर अंदर आया, उसे कमरे में छोड़कर वापस ऑफिस के रूम की तरफ बढ़ गया और गुस्से में दरवाजा खोल दिया। अमृता अभी भी वैसे वहीं बैठी रो रही थी। अचानक से दरवाजा खोलने पर उसने तुरंत अपने आंसू साफ किए और उसे देखा। अब दोबारा से यहाँ पर राजवीर क्या करने आया था? क्या यहाँ पर दोबारा से लड़ाई करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदें के 14वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इस तरह अचानक से दरवाजा खुलने से अमृता ने अपनी आंखें साफ कर तुरंत उसकी ओर देखा। राजवीर को वहां देखकर वो झट से उठ खड़ी हुई और अपना चेहरा दूसरी ओर करके बोली, आप यहाँ? राजवीर उसे हकलाने नजरें चुराते हुए ध्यान से देख रहा था। वो उसके पास आया और उसकी बाह पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर किया और उसे देखने लगा। अमृता ने उसकी तरफ देखा। वो उसे दूर हो पाती या कुछ कह पाती उससे पहले ही राजवीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अमृता एकदम से छकपका गई। उसे कुछ बोलते ही बन नहीं रहा था। उसने राजवीर के ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। वहीं राजवीर ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। वहीं न चाहते हुए भी अमृता के हाथ शिवेन के पीठ पर चले गए। राजवीर ने अपनी पीठ पर मृदुला के हाथ महसूस किए तो उसकी भीगी पलकों के आंसू छलक आए। दूसरी ओर कुशल मिसी के पास पहुंचा तो उसे देखकर मुस्कुराने लगा। मिसी ने उसे हैरानी में देखते हुए पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेरे पापा के साथ कैसे आई? कुशल उसके पास आकर बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? कुशल, और कौन? कुशल अपना सिर पटक कर कहता है, सच में सारी लड़कियां बुद्धू होती हैं, बस रोना ही आता है तुम लोगों को। क्या मतलब बुद्धू होती है? मैंने तो वही बताया जो तुमने पूछा। कुशल उसकी तरफ देखकर बोला, अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी मम्मा कैसे दिखती है? मिसी का चेहरा उतर गया और वो बोली, मुझे नहीं पता, मैंने उनको कभी नहीं देखा। उनकी फोटो भी नहीं देखी? नहीं, घर में उनकी एक भी फोटो नहीं है। पापा तो उनको इतना हेट करते हैं कि नाम भी नहीं लेने देते। मुझे तो उनका नाम भी नहीं मालूम। तभी तो, नहीं तो तुम पहले ही पहचान जाती। मिसी ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्या पहचान जाती? यही कि मेरी मम्मा ही तुम्हारी मम्मा है और मैं तुम्हारा भाई। मिसी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो कुशल बोला, नहीं समझी, रुको। इतना बोलकर वो राजवीर की तस्वीर मिसी को दिखाता है। ये देखो, ये मेरे पापा हैं। मिसी अभी भी हैरान थी और उसने पूछा, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी मम्मा मेरी मम्मा कैसे हो सकती है? वो तो कितनी अच्छी है और तुमसे कितना लव भी करती हैं। फिर अगर मेरी मम्मा होती तो मुझे छोड़कर क्यों जाती? और पापा ने तो कहा कि वो मर चुकी है। अरे बुद्धू, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता। पापा ने वो गुस्से में कहा होगा, और जैसे तुम बोलती हो तुम्हारा कोई नहीं है। मतलब वो मेरी भी मम्मा है और तुम मेरे भाई? कुशल मुस्कुरा कर कहा, हाँ। मिशी खुश होकर उसे गले लग गई और फिर बोली, पर मम्मा हमारे साथ क्यों नहीं रहती और पापा ने झूठ क्यों बोला? अरे उन दोनों की फाइट हो गई। वो दोनों एक दूसरे से कट्टी हो गए होंगे। फिर तुम पापा के पास रह गई और मैं मम्मा के पास। टीवी में नहीं देखा क्या वैसे ही? और मम्मा ने मुझे पापा के बारे में नहीं बताया। तो एक दिन मैंने चुपके से पापा की तस्वीर देख ली जो मम्मा छुपा कर रखती है। तो अब क्या? अब हम साथ नहीं रहेंगे? क्या मुझे मम्मा कभी नहीं मिलेगी? मिशी ने पूछा। मिलेगी ना, हम दोनों मिलकर उनकी फाइट खत्म करवाएंगे। और मैंने तो पापा को सब बता दिया, अभी देखना हम साथ में रहेंगे। मिशी मुस्कुरा कर बोली, अब मैं सबसे बोलूंगा कि मेरे पास भी एक मम्मा है और एक भाई भी है। भाई नहीं, बड़ा भाई, मैं तुमसे बड़ा हूं ना, कुशल ने धड़कते हुए कहा। मिशी ने उसकी तरफ देखा और हंस दी।
इधर ऑफिस में वो दोनों एक दूसरे के गले मिले हुए थे। क्यों चली गई मुझे छोड़कर? माना मुझसे गलती हुई पर एक मौका तो देती। तुम जानती थी ना कि मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, फिर भी मुझे छोड़कर गई। तुम नहीं जानती कि मैंने ये 7 साल किस तरह गुजारे हैं। राजवीर ने उसे गले लगकर बोल रहा था। उसकी बातें सुनकर अमृता की आंखों से आंसू रुके और आंसू बाहर छलक आए। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि राजवीर की बाहों में है। वो उसे धक्का देकर दूर हो गई और दूसरी ओर देखने लगी। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, आप आप फिर इसे यहाँ कैसे? कुछ काम था? राजवीर ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। वो कुछ नहीं बोला तो अमृता ने कहा, समझ गई, आप चिंता मत कीजिए, मैं मिशी को समझाऊंगी, वो जाएगी आपके साथ, मैं तैयार करूंगी उसे। मगर सिर्फ मिशी को नहीं, कुशल को भी। अमृता यह सुनकर हैरानी के उसकी तरफ बोल पड़ी। कुशल? राजवीर उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ कुशल, सिर्फ अपनी बेटी को नहीं, अपने बेटे को भी लेकर जाऊंगा यहां से। बेटा? अमृता ने फिर हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे सच कभी पता नहीं चलेगा? सच? कैसा सच? अमृता ने हैरानी से कहा। शिवेन अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए कहता है, कुशल का सच, उसका हमारी जिंदगी में होने का सच। आप क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अमृता ने हैरानी और घबराहट के मिले जुले भाव से कहा। राजवीर ने उसकी बाह पकड़कर उसकी आंखों में बारी बारी देखकर कहता है, समझ नहीं आ रहा या ना समझ आने का ढोंग कर रही हो? तुमने मुझसे इतनी बात बड़ी कैसे छुपाई कि मेरा बेटा भी है, और इतने वक्त तक मुझसे उसे दूर और मुझे उससे दूर कैसे रखा? हाउ कुड यू? राजवीर की आवाज में सख्ती आ गई थी। अमृता अवाक से उसे देख रही थी। राजवीर ने कहा, क्या हुआ? कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा? ये क्या कह रहे हैं आप? आपको गलतफहमी हुई है। कुशल आपका बेटा नहीं है। अमृता ने हड़बड़ाते हुए कहा। गलतफहमी मुझे नहीं, अब तुम्हें से हुई है समझाने में। तुमने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा है, एक बार भी मेरे या अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा कि हमें कैसा लगेगा, उस मासूम को कैसा लगता होगा जब लोग उससे पिता के न होने का ताना देते होंगे। एक छोटे से बच्चे का बचपन छीन लिया तुमने। इतनी सी उम्र में उसे अपनी माँ के आंसुओं की चिंता है, लेकिन उसकी माँ को उसके जज्बात की कोई चिंता नहीं। एक बार भी नहीं सोचा कि उसके पिता को जरूरत है। फिर अमृता का चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, एक बार तो बताती, एक बार तो कहती अमृता कि तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो, ये जानते हुए कि तुम अकेली नहीं हो, मेरी एक गलती के कारण छोड़कर चली गई। मुझे इस खुशी से महरूम रखा कि मेरा एक बेटा है। क्यों? क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि तुम जिसकी सजा तुमने हम तीनों को दी? बोलो अमृता, आज चुप मत रहो प्लीज। अमृता के लिए बोलना इतना मुश्किल हो रहा था कि फिर वो हिम्मत बटोर कर राजवीर से खुद को दूर करते हुए बोली, देखिए आपको कोई बड़ी गलत फहमी हुई है। कुशल आपका बेटा नहीं है। अच्छा, तो किसका बेटा है वो? मेरा बेटा है वो। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया कि तुम्हारा बेटा है? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि उसका पिता कौन है, क्योंकि तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुमने दोबारा शादी की। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। नो, इट इज माई बिजनेस अमृता। मेरे लिए जानना जरूरी है कि कुशल का पिता कौन है। वो तो बस इतना जान लीजिए कि वो आपका बेटा नहीं, कुछ और बताना मैं जरूरी नहीं समझती आपको। तो तुम कहना चाहती हो कि तुमने शादी कर ली और तुम्हारे पति की संतान है। मैंने कहा ना कि मैं आपको कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। आपके लिए बस इतना जान लेना जरूरी है कि वो आपका बेटा नहीं है। अमृता ने सख्त लहजे में कहा, तुम जरूरी समझो या ना समझो, बताना तो तुम्हें पड़ेगा। और एक बात, तुम इस बात को इकरार करती हो कि मैं यहाँ से सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, उनकी माँ को भी लेकर जाऊंगा, और अगर नहीं मानती तो सिर्फ अपने बच्चे को। राजवीर ने लगभग धमकाते हुए कहा, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा जब मैं कह रही हूं कि वो आपका बच्चा बेटा नहीं है? और सिंह साहब, जब हमारे बीच में कभी ऐसा रिश्ता बना ही नहीं तो हमारा बच्चा कहां से आएगा? अमृता ने गुस्से और तड़प के मिलजुले भाव से कहा। राजवीर चिढ़कर उसकी ओर बढ़ा और फिर रुककर शांत होते हुए बोला, साथ छूटा है पर रिश्ता आज भी है। नाराजगी का ही सही पर सिलसिला आज भी है। शिकवे गिले हैं तो हैं हम दोनों को ही, मगर दिलों में मोहब्बत के कुछ एहसास आज भी है। किसी रिश्ते में जब गलतफहमियां आ जाए और उसे दूर करते रहते दूर न किया जाए तो वो वक्त के साथ बढ़ती ही जाती है। 7 साल, 7 साल बहुत होते हैं। इतने वक्त की गलतफहमियां, शिकवे, शिकायतें चंद लम्हे में दूर नहीं किए जा सकते। मुझे
तुम पर नाराजगी बहुत रही, पर बावजूद इसके तुम कभी मेरे दिल से दूर नहीं हुई। आज तुम्हारी धड़कनों ने ये कह भी दिया कि आज भी उस दिल में मैं ही हूँ। मैं यही हूँ। शाम को मिलो, यहाँ नहीं कहीं बाहर। आप यहाँ नहीं रुक सकते। जानता हूं मैं अपना इंतजाम कर लूंगा। यहाँ से कुछ दूर एक कैफे है। शाम को मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी कसम, मैं कुशल को लेकर यहाँ से जाऊंगा। इतना बोल के वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। अमृता अवाक सी रह गई। राजवीर दरवाजा खोलकर बाहर निकला कि रूह से टकरा गया। सॉरी। दोनों ने बिना एक दूसरे को देखे कहा और एक दूसरे की तरफ देखा। राजवीर सर, रूह ने हैरानी में कहा। रूह को देखकर हैरान तो राजवीर भी हुआ, पर बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। रूह को कुछ समझ नहीं आया और वो अंदर आ गई। तभी अमृता शौक से खड़ी रह गई। उसकी आंखें लाल थी। ये देखकर रूह उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अमृता, क्या हुआ? ये राजवीर सर यहाँ कैसे? अमृता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उसके गले लगकर रो पड़ी और बोली, ये मेरे साथ क्यों होता है रूह? क्यों मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ता? क्यों मुझे कहीं सुकून की जिंदगी नसीब नहीं होती? हर बार मेरी किस्मत मेरी जिंदगी उथल पुथल करने पर आमादा क्यों होती है? क्यों? रोज उसकी हालात समझ रही थी। वो उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे अलग करके बैठाती है और पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, पानी पी और शांत हो जा, फिर बात करते हैं। अमृता ने पानी पी लिया। रो उसके सामने टेबल पर से टिक कर बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, अब बताओ वो यहाँ क्यों आए थे? वो मिशी के पापा है। उन्हें कुशल के बारे में पता चल गया और उसे लेकर मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं क्या जवाब दूं? वो उसके पिता का नाम जानना चाहते हैं। मिलने बुलाया है मुझे। मैं क्या करूं रू? मैं क्या करूं? अमृता रुआंसी सी बोली। रू ने कहा, देख अमृता, बात तो तुझे करनी पड़ेगी। वो कितने जिद्दी है ये तुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मेरी मान तो उन्हें सच बता दे। क्या पता तेरी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। हो सकता है कि वो कुशल को अपने ले और तुझे भी एक नई जिंदगी मिल जाए। नहीं, ये अब संभव नहीं है। तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? तो क्या उनसे मिलने नहीं जाएगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? उनसे मिलने गई तो उनके सवालों के जवाब मुश्किल हो जाएंगे। नहीं गई तो पता नहीं वो क्या करेंगे। मैं कुशल को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती। वो जिंदगी है मेरी। सब खोकर पाया है मैंने उसे। उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। अमृता ने भावुक होते हुए कहा तो रूह ने उसके अपने गले लगा लिया। क्या अमृता वहां पर जाएगी या नहीं, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 15वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सुबह से शाम हो चुकी थी। अमृता की हालात देखकर रूह ने उसे वहां छोड़ना सही नहीं समझा और उसके साथ मिशी और कुशल को भी। अमृता अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। कुशल और मिशी उसे ऐसे देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मिशी बार बार अमृता के पास जाकर उसे सब बताने की जिद कर रही थी, मगर कुशल उसे रोक देता। अगर मम्मा को पता चल गया कि मैंने सब किया है तो मुझसे नाराज हो जाएंगी। मगर मिशी का रुकना मुश्किल हो रहा था। वो अमृता के पास गई और जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। अमृता को जैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मिशी ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया और अमृता ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? तब तक कुशल भी उसके पीछे आ गया और पर मेसी को अमृता के पास खड़े देखकर वहीं रुक गया। उसे डर लगने लगा कि अगर मेसी ने अमृता को सब बता दिया तो वो नाराज हो जाएंगी। मेसी बस अमृता को देखकर गौर से देख रही थी। अमृता ने हैरानी में पूछा, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मम्मा, मेसी ने कहा और अमृता के गले लग गई। अमृता एकदम से अवाक रह गई। वहीं कुशल भी अपना सिर पीट लिया। अमृता ने मिसी को खुद से अलग किया और पूछा, आपने मुझे मम्मा क्यों बोला? क्योंकि आप, मैं बताता हूं। कुशल ने मिशी की बात बीच में रोक दी। अमृता ने उसकी तरफ देखा तो वो पास आते हुए बोला, इसने मुझसे बोला कि आपको देखकर इसे लगता है कि इसकी मम्मा भी आपके जैसी होंगी। तो यह मुझसे पूछ रही थी कि आपको मम्मा बोल सकती है, तो मैंने हाँ बोल दिया। कुशल की बात सुनकर अमृता सोच में पड़ गई कि कल तक जो मिसी को उसके पास आसपास होने से चिढ़ जाता, आज उसने उसे मम्मा कहने की इजाजत कैसे दे दी। यह वही सोचकर कि मिसी की आवाज उसके कानों से टकरा गई। क्या मैं आपको मम्मा बुला सकती हूँ? मैंने अपनी मम्मा को कभी नहीं देखा
और जब से आपसे मिली हूँ हमेशा लगता है कि क्या मेरी मम्मा भी आपके जैसी ही रही होंगी। सब मुझे बैड गर्ल बोलते हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ गुस्सा ही करते हैं। लेकिन आपने मुझ पर कभी गुस्सा नहीं किया, सिर्फ अपने बोला कि मैं बैड गर्ल नहीं हूँ, आप बहुत अच्छी हैं। काश कि आप मेरी भी मम्मा होती। ऐसा मन करता है कि इसलिए पूछा कि क्या मैं आपको मम्मा बोल सकती हूँ। मिशी की बात सुनकर अमृता भावुक हो गई और उसे गले लगा लिया और बोली, हाँ आप बुला सकती हो। आपकी किस्मत भी शायद मेरी ही तरह लिखी गई है और मैं भी जिंदगी भर प्यार को तरसी हूँ और आप भी। पर जब तक आप मेरे पास हैं, आपको प्यार की कभी कमी नहीं होने दूंगी। यही बोलते हुए ही अमृता अपने ख्यालों में खो जाती है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक छोटे से कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार का घर सामने आ जाता है। जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग स्कूल लेकर आते ही होंगे। 30-32 वर्षीय एक युवक सुनील ने कहा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी, तो क्यों बुलाया आपने उन लोगों को। एक 20-21 वर्षीय अमृता बोली। अमृता समझने की कोशिश करो, वो मेरे सीनियर है और खुद से तुम्हारा रिश्ता मांगा है। इतने बड़े घर में रिश्ता होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके लिए होगी बड़ी बात, पर मेरे लिए नहीं। बड़ा घर, सीधे से कहिए ना कि अपने फायदे के लिए आपने मेरा सौदा करना चाहते हैं। निहायती बददिमाग और बदतमीज हो चुकी हो तुम। न बात करने की तमीज है, न बड़ों का लिहाज। इधर 55 वर्षीय राधेश्याम सिंह की कड़कती आवाज पूरे घर में गूंज गई। सच बोलना भी तो आजकल बदतमीज कहलाने लगा है। अमृता बोली। अमृता तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। पिता है वो तुम्हारे, अनिल ने कहा। सच में, पर मुझे तो कभी नहीं लगा कि मेरे पिता हैं, अमृता ने कहा। सच कहते हैं अपना खून अपना ही होता है। परायों के लिए चाहे कितने भी काम करो, पर वो काम का नहीं होता। क्या किया है आपने मेरे लिए। पिता, पिता किसे कहते हैं जानते भी हैं आप। आपके दिल में अपने बच्चों के प्रति प्यार हो, संवेदनाएं हो, जो कि मैंने कभी आपने लिए महसूस की ही नहीं। अगर अपनाना ही नहीं था तो आपने अपनाने का नाटक क्यों किया। अमृता, बस कर। भूल मत कि आज तो जो कुछ भी है इनके एहसानों की वजह से है। ये अब की बार आवाज सुमित्रा जी की आई थी। किसे समझा रही हो। इसका दिमाग तो 7वें आसमान पर रहता है। इसे एहसास भी नहीं कि मैंने ना अपनाया होता तो सड़क पर ठोकरें खा रही थी दोनों माँ बेटी। कौन सा सुख दे दिया अपना कर। बचपन से लेकर आज तक यही सुनते आई हूं कि मुझे अपना कर एहसान किया। पिता कभी अपने बच्चों पर एहसान नहीं करते, लेकिन आपने मुझे अपनी बेटी समझा हो तब ना। देख बेशर्मी, पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, बिन बेटी समझे। आपके बार प्रियंका, अनिल की पत्नी ने कहा। अच्छा, इस हिसाब के से तो मेरी माँ ने डबल एहसान किया ना। इनके दो दो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। अमृता बस, अब एक और शब्द नहीं। उसने जो किया उसका फर्ज था। मैंने दूसरी शादी की अपने बच्चों के लिए, तो उसने किया कि ये मेरी पत्नी होने के नाते उसका फर्ज था। राधे श्याम जी ने कहा। फर्ज, आप शायद भूल रहे हो, तो उन्होंने भी आपसे शादी यही सोचकर की होगी कि उनकी बेटी के सर पर पिता का साया हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आपके दोनों बच्चों को अपना लिया। अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार दिया। अपनी बेटी को कमी जरूर हो, पर आपके बच्चों को कभी कोई कमी नहीं होने दी। उनके पुराने कपड़े, पुरानी किताबें मुझे दी ताकि आपको कोई शिकायत ना हो। मगर उन्होंने जो किया वो फर्ज, और आपने जो किया एहसान। सच तो यह है कि एक स्त्री अपने पति की नाजायज औलाद को भी अपना लेती है, पर एक पुरुष अपनी पत्नी की जायज औलाद को भी नहीं। बस करो बिट्टो, चुप हो जा, सुमित्रा जी ने कहा। आज तो कहिए ना कुछ माँ। आज तक आपने जो कहा मैंने किया, जैसा इन्होंने रखा मैं रही, और क्योंकि आप चाहती थी। लेकिन आज ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ इनके मतलब के लिए मैं अपने दुगने उम्र के इंसान से शादी कर लूं। नहीं माँ, मैं ये नहीं करूंगी, अमृता ने तड़प कर कहा। बिट्टो, नहीं माँ, आज नहीं, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी। मैं अपनी पढ़ाई करूंगी और अपने पाँव पर खड़ी होंगी, ताकि कल को फिर कोई ये ऐन न कहे कि मुझे 2 वक्त की रोटी खिलाकर मुझ पर एहसान किया। सुमित्रा, कह दो इससे, मेरे पास पैसे नहीं है इसे पढ़ाने के लिए, राधेश्याम ने कहा। आपसे पैसे मांगे किसने हैं। अब तक की पढ़ाई का खर्च मैं खुद उठा रही थी, आगे भी खुद उठाऊंगी। नहीं चाहिए आपका एहसान। तभी एक 22-23 वर्षीय लड़की बाहर से आती है और घर का माहौल देखकर अजन समंजस में बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर, सब ऐसे क्यों हैं। सुमित्रा जी ने कहा। आवी, बेटा तुम कब आई। बस अभी। लेकिन माँ, यहाँ क्या हुआ है। होना क्या है,
इसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया, पर महारानी मना कर रही है। बिना तमाशा किए तो इसे चैन ही नहीं आता। प्रियंका बोली, बिट्टू के लिए रिश्ता? लेकिन क्यों, इतनी जल्दी क्या है इसकी शादी की? अनिल जी ने कहा, अच्छा रिश्ता है, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते, वरना हम तुमसे पहले शादी इसकी थोड़ी करते। झूठ बोल रहे हैं दी, शादी नहीं सौदा करना चाहते हैं। पर एक बात आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए, मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी, अमृता ने कहा और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। आवी ने सबकी ओर देखा और बोली, जब वो शादी नहीं करना चाहती तो आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? वैसे भी अभी उसकी पढ़ाई नहीं पूरी हुई है, और अगर ये रिश्ता इतना ही अच्छा है तो मेरी शादी करवा दीजिए। यह सुनकर अनिल ने एकदम राधेश्याम की ओर देखा तो प्रियंका बोली, ऐसा नहीं हो सकता, उन लोगों ने अमृता को पसंद किया है। आवी ने सबकी ओर देखा और बोली, आप सबकी नीयत अच्छे से जानती हूं मैं। फिर सुमित्रा जी को तरफ देखकर उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, वो उनके पास जाकर बोली, आपने क्यों खुद को इतना बेबस बना रखा है? जरूरी है क्या कि पति की हर बात मानी जाए, चाहे वो गलत हो या सही? आवी, राधेश्याम जी ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, पापा प्लीज, जो गलत है वो गलत है, और आपके लिए इनकी कोई अहमियत ना हो, पर मेरे लिए है, ये मेरी जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर है। इतना बोलकर वो सुमित्रा जी को लेकर अमृता के कमरे की तरफ चली गई और दरवाजा खुलवाया। अमृता ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में लाली देखकर आवी ने उसे गले लगा लिया। अमृता ने रोते हुए कहा, मुझे शादी नहीं करने दी, आपको पता है कि वो मुझसे दुगनी उम्र का है। आवी ने उसे शांत किया और बिठाकर पानी पीने के लिए दिया। सुमित्रा जी ने अमृता का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो बिट्टू, मैंने तो तेरी जिंदगी संवारनी चाहिए, पर मेरे एक गलत फैसले ने तेरी जिंदगी में दर्द लिख दिया। क्या करती मैं तेरे पापा के जाने के बाद, कोई सहारा नहीं था मेरा। जहां देखो हर कोई ललचाई नजरों से देखता, ऐसे में राधेश्याम जी ने शादी का प्रस्ताव रखा तो मैंने मान लिया। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ, आप माफी मत मांगी, आपने जो किया वो मेरे भले के सोच कर किया, पर मेरी किस्मत ही खराब है, और इसमें क्या हुई क्या करे? अमृता ने कहा, कोई किस्मत खराब नहीं है, एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूं तेरे लिए। क्या? चौहान सर का फोन आया था, तेरा एडमिशन पुणे के बिजनेस कॉलेज में हो गया है, तुझे कल ही यहाँ से निकलना होगा, और तेरे रहने का इंतजाम भी उन्होंने कम खर्च में करवा दिया है। अमृता, सच दी, लेकिन इतनी दूर आप लोग? भूल जा सबको, यहाँ कौन है जो जिससे तेरी परवाह है? यहाँ से दूर जाकर अपनी जिंदगी बना, और यही माँ की बात तो मैं हूं ना, मुझसे जितने बन पड़ेंगे पैसे भिजवा दिया करूंगी, बाकी तू कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेना। सुमित्रा जी कहती है, बस एक बात ध्यान रखना बिट्टू, कभी किसी को मेरी परवरिश पर उंगली उठाने का मौका मत देना, पढ़ लिख कर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तुझे। जी माँ। इतने में मिशी ने अमृता को एकदम से झकझोर दिया और वो वर्तमान में वापस लौट आई। मम्मा, आपको क्या हो गया था? कुशल ने पूछा। कुछ नहीं, अमृता ने कहा। मिशी, मम्मा, मुझे आपसे दूर कहीं नहीं जाना। कुशल, हाँ मम्मा, अब मुझे भी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। मिशी, कितना अच्छा होता ना, सच मम्मा में तुम्हारी मम्मा मेरी होती और तुम्हारे पापा मेरे पापा। अमृता ने चौंक गई और उसकी ओर देखा और बोली, मिशी के पापा? आप उनसे मिले? हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, काश कि मेरे पापा भी वैसे ही होते। कुशल ने कहा तो अमृता के कानों में राजवीर की बातें गूंज उठी। उसने कसकर कुशल को गले लगा लिया और मन ही मन कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, आपको मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। अमृता ये सब सोचते हुए एकदम से उठी और बोली, कुशल, मुझे कुछ काम है तो मैं कहीं जा रही हूँ, आप अपना और मिशी का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। इतना बोलकर वो रूह के पास गई और दोनों का ध्यान रखने के लिए कहकर तेजी से निकल गई। इधर राजवीर उसका इंतजार कर रहा था, बार बार समय देख रहा था। वो मन में बोल रहा था, जहां तक तुम्हें जानता हूं तुम आओगी तो जरूर, क्योंकि नाराजगी के हालात भी वही बनते हैं जहां दिल एहसासों की डोर से जुड़े होते हैं। लेकिन अगर तुम नहीं आई तो फिर अंजाम के लिए तैयार रहना। कुछ देर बाद अमृता राजवीर से मिलने के लिए पहुंच गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। राजवीर एक कुर्सी पर बैठा नजर आया तो उसकी ओर बढ़ गई। राजवीर ने उसे देखा तो उठकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे पता था तुम जरूर आओगी, बैठो, बैठकर बात करते हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं आई और न ही आपके किसी सवालों का जवाब देने। मैं बस इतना कहने आई हूं कि कुशल आपका बेटा नहीं है और आप उससे दूर रहें। मेरे पास इसके अलावा कोई और नहीं, प्लीज मेरी खुशी बर्बाद मत कीजिए। इतना बोलकर अमृता तेजी से बाहर की ओर बढ़ गई।
राजवीर एकदम एकदम से स्तब्ध रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया और उठा और अमृता को पीछे चला गया। अमृता तेजी से सड़क के किनारे बढ़ रही थी। राजवीर ने दौड़कर उसका रास्ता रोक दिया और बोला, क्या मतलब इस तरह से यहाँ आने का? मैंने तुम्हें यहाँ कुछ बातें साफ करने के लिए बुलाया था, न कि तुम अपनी बात कहकर यूं पीठ दिखाकर चली जाओगी। देखिए, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। इससे ज्यादा कुछ बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा रास्ता छोड़िए और जाने दीजिए। डिड यू थिंक? फिर इधर उधर वो देखता है और लोगों को देखकर अमृता का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी के पीछे ले जाकर उसे गाड़ी से टिकाकर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस तरह जाने दूंगा? तुम कह दोगे कि कुशल मेरा बेटा नहीं है और मैं मान लूंगा? कभी नहीं। मैं अच्छे से जानता हूं कि वो मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगा, चाहे जैसे भी हो। वाह, कुछ घंटे पहले मिले उससे और बेटा बेटा की रट लगा रखी है। क्या जताना चाहते हो कि आपको अपने बेटे से बहुत प्यार है? माफ कीजिएगा, लेकिन जिस इंसान ने इतने वर्षों में आपकी बेटी को एक बूंद प्यार नहीं दिया, वो चंद घंटे पहले मिले अपने बेटे से इतना प्यार लुटाए हजम नहीं होता। मिशी को बीच में मत लाओ, उसकी बात अलग है। प्यार है मुझे उस पे, पर अनुभा के कान में। क्या अनुभा के कान? अगर वो अनुभा की बेटी है तो वो आपकी भी बेटी है। हो सकता है कि अनुभा ने गलत किया, पर वो आज मिशी को कोई गलती नहीं। फिर उस मासूम की किस बात की सजा? जो इंसान हर समय नजर के सामने रहने वाले बेटे को कभी पिता का प्यार नहीं दे पाया, उसके दिल में उस बेटे के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है जिसे मिले कुछ ही समय हुआ हो, वो भी जब तक इस बात का कोई सबूत ना हो कि वो उसी का बेटा है। ताना दे रही हूं, दे लो। माना तब सबूत मांगा था मैंने, पर वो एक एक प्रतिक्रिया थी मेरी, या यूं कहो बेवकूफी थी मेरी। मगर आज मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं अच्छे से जानता हूं कि कुशल मेरा ही बेटा है। नहीं है वो आपका बेटा। कितनी बार कहूं मैं आपसे, आपकी समझ में क्यों नहीं आता? अमृता ने लगभग चिल्लाकर कहा। तो तुम कहना चाहती हो कि कुशल किसी और का बेटा है? हाँ। तो जो उसकी उम्र है उस हिसाब से तुमने मुझसे दूर जाते ही किसी और से शादी कर ली? हाँ। अमृता ने नजर चुराते हुए कहा। झूठ। तुम झूठ बोल रही हो। तब भी झूठ बोला और आज भी झूठ बोल रही हो। राजवीर ने अमृता की बांह पकड़ते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, न तब और न आज। नहीं जान, इतना तो यकीन है मुझे अपनी मोहब्बत पर कि बेशक मैं तुम्हें पा न सका, पर मेरी मोहब्बत मुझसे दूर होकर भी तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकती। राजवीर ने अमृता के नजदीक होते हुए कहा, यह सब किताबी बातें हैं। इसका असल जीवन में कोई लेना देना नहीं। जिंदगी के अपने नियम है और वो किसी की मर्जी से नहीं चलती। और किसी मोहब्बत की बात करते हैं आप, जो कभी थी भी नहीं। अमृता ने कहा, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम्हें मुझसे कभी भी इश्क था ही नहीं? नहीं था। वो सब एहसास झूठ का था या छलावा था? हाँ। अपने हर सवाल के साथ राजवीर अमृता के करीब होते जा रहा था। अमृता का सब्र बिखर रहा था और वो मजबूत बनने की जद्दोजहद कर रही थी। झूठ तुम बोल रही हो। तुमने तब भी झूठ कहा था और आज भी झूठ कह रही हो। राजवीर ने उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन कोई झुठलाने पर तुल जाए तो लोग क्या ही कहेंगे। अमृता ने उसे दूर करने की कोशिश की, मगर राजवीर ने अपनी कमर में बाहें लपेटकर उसे अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में झांकने लगा। अब अमृता हल भी नहीं पा रही थी। मतलब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी? नहीं, आज भी नहीं है। नहीं, मगर तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा ये शोर कर रही है, धड़कनें तो कुछ और ही कह रही हैं। जानना नहीं चाहती सच क्या है? मुझे जाना है। अमृता ने नजरें चुराकर उनसे छूटने की कोशिश करते हुए कहा। यूं नजरें चुराकर तुम मेरे सवालों से बच नहीं सकती। अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसकी ओर देखा। राजवीर ने उसे गौर से देखा और बोला, ठीक है, फिर मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। मेरी मौजूदगी पाकर तेरा वो छुप कर मुस्कुराना और शर्माना, वो इश्क नहीं तो था तो क्या था? उसकी ठोडी के ऊपर करते हुए राजवीर ने कहा, मुझसे निगाहें मिलाना और चुराना, मुझे नजदीकियों में तेरा वो पिघल जाना, वो इश्क नहीं तो क्या था? मृदुला ने उसके सीने में हाथ रखकर पूरा जोर लगाने से उसे दूर होना चाहा, पर राजवीर ने उसे घुमाकर अपने आगोश में भर लिया और अमृता की पीठ पर उसे सीने पर जाकर लगी। राजवीर ने आगे बोला, तेरा मुझ में समा जाना और मेरा तेरी निगाहों में खो जाना, तेरी कांपते लबों का मेरे लबों से छूते ही शांत हो जाना, वो इश्क नहीं तो क्या था?
अमृता राजवीर की गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस कर रही थी। उसका गला सूखने लगा और उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और खुद को कठोर करने की पुरजोर कोशिश करने लगी, पर आज राजवीर ने ठान ली कि उसे तोड़ कर रहेगा। उसने उसके कान के आगे से होठ लगाकर बोला, तेरा मिलना मेरी जिंदगी बन जाना, फिर जिंदगी से दूर जाकर भी दूर न जाना, वो इश्क नहीं तो क्या था। अमृता का खुद से नियंत्रण कमजोर होता जा रहा था। राजवीर ने उसे अपनी ओर किया और उसके गालों पर उंगलियां घुमाते हुए बोला, इतने वक्त के बाद भी मेरी एक आवाज पर तेरा ठहर जाना, निगाहों में मेरा ही अक्स नजर आना, ये इश्क नहीं तो क्या है। राजवीर, आप प्लीज, अमृता ने लर्जती आवाज में कहना चाहा, पर वो आगे नहीं बोल पा रही थी। उसके होठ सूख रहे थे। राजवीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। अमृता ने पलके उठाई न मिला सकी। राजवीर उसके करीब हुआ और उसकी नजर उसके होठों पर गई जो बुरी तरह से थरथरा रहे थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसके अपनी उंगलियों से उसके होठ को छुआ तो अमृता की पलके कस गई। ये देखकर राजवीर ने उसे आजाद कर दिया और पीछे हट गया। अमृता ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो राजवीर ने कहा, और कोई सबूत चाहिए जान की न सिर्फ तुम्हारे दिल में बल्कि रोम रोम में आज भी सिर्फ एक ही नाम लिखा है, राजवीर सिंह चौधरी। अमृता अपना चेहरा फेर कर खड़ी हो गई। खुद को शांत कर कर वहां से जाने लगी, मगर राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अमृता उसकी ओर पीठ किए खड़ी थी। अब भी कहोगी कि कुशल मेरा बेटा नहीं है? अमृता ने गहरी सांस ली और उसकी ओर घूम कर बोली, हाँ, क्योंकि ये सच है, कुशल आपका बेटा नहीं है। कितनी बार कहूंगी कि जब हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो ये कैसे हो सकता है। तो तुम अब भी अपनी बात पर कायम हो कि उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ? राजवीर ने उसके सामने आकर कहा, हाँ, क्योंकि उस रात अनुभा थी आपके सामने, मैं नहीं। आपको गलत फहमी हुई थी मुझे लेकर। अमृता ने नजर चुराते हुए कहा, कब तक तुम झूठ बोलोगी अमृता? अनुभा ने सच बता दिया है मुझे। मुझे नहीं पता उसने आपको क्या बताया, पर क्या नहीं, मैं वही कहूंगी जो सच है। मतलब तुम्हें कभी मुझसे प्यार था नहीं? हाँ, अमृता ने कहा और हटना चाहा, मगर राजवीर ने उसे और हाथ पकड़ते हुए अपने सिर पर रख दिया और बोला, तो ठीक मेरी कसम खाकर कहो कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। अमृता ने चौंक कर देखा और अपना हाथ खींचना चाहा, मगर राजवीर ने अपनी पकड़ को कसते हुए कहा, खाओ कसम और बोलो कि उस रात हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। अमृता हैरानी में उसे देख रही थी। राजवीर ने आगे बोला, देखो मेरी आंखों में और कहो कि कुशल हमारे प्यार की निशानी नहीं है, नहीं है वो मेरा बेटा। अमृता ने उसकी ओर तरफ देखा और खुद को मजबूत कर बोली, आपकी कसम, कुशल आपका बेटा नहीं है, नहीं है वो आपका बेटा। राजवीर ने एकदम से उसका हाथ छोड़ दिया और उसकी आंखें डबडबा गई। कुशल, कुशल मेरा बेटा नहीं है। हाँ, यही सच है, वो आपका बेटा नहीं है। राजवीर की मुट्ठियां कस गई। उसने गुस्से से अमृता की तरफ देखा और उसकी दोनों कंधों को झटकते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, यकीन नहीं होता अमृता कि तुम मुझे भूल सकती हो। यकीन नहीं होता कि तुम मुझसे बेवफाई कर सकती हो। यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी तुम नई दुनिया बसा सकती हो। आई हेट। राजवीर इससे आगे बोल नहीं पाया और उसे झटक कर दूर कर दिया। अमृता लड़खड़ा गई और राजवीर ने एक नजर उसे देखा और चीख कर अपनी गाड़ी पर अपना हाथ दे मारा। अमृता का दिल कांप उठा। राजवीर तुरंत गाड़ी में बैठा और फुल स्पीड में वहां से निकल गया। अमृता बदवाह से वहां खड़ी और वहां पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। वो खुद से ही तड़प कर बोली, मुझे माफ कर देना राजवीर, मैं मजबूर हूं। आप जो चाहते हैं अब वो मुमकिन नहीं है। कुछ रिश्तों की किस्मत में अधूरापन ही लिखा होता है। माफ कर दीजिए मुझे। दी नहीं दुआ भले, न दी कभी बद्दुआ, न खफा हुए न हम, न हुए कभी बेवफा। तुम अगर बेवफा हो गए क्यों खफा हो गए, कि तुम से जुदा हो के हम तबाह हो गए, तबाह हो गए। गैर के हमनवा हो गए क्यों खफा हो गए, कि तुमसे जुदा हो गए हम तबाह हो गए, हम तबाह हो गए। अमृता ने अपने आंसू साफ किए और उठकर तेजी से निकल गई। अब आगे शिवेन क्या करेगा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।